हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में रिलेशनशिप्स को किस तरीके से मैप किया जाता है, किस तरीके से डील किया जाता है। मैंने शायद पहले भी इस बात का जिक्र किया था, अगर नहीं किया तो मैं अब कर देता हूँ कि अगर मैं ईएफ कोर पे काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं आपसे इस टाइम पे ये अज्यूम करता हूँ कि आप डेटाबेस की बेसिक्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सी शार्प डॉट नेट के प्लेटफॉर्म पे काम करना जानते हैं और अब आप ओ आर एम की कैटेगरी में आके ई एफ कोर को मुझसे सीख रहे हैं। तो अब वन टू वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ये डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स हुआ करते हैं डेटाबेस के अंदर जो एक टेबल से दूसरे टेबल के दरमियान होते हैं। मैं इनकी डिटेल्स में तो डेफिनेटली नहीं जाऊंगा कि ये रिलेशनशिप क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए एंड सो ऑन, क्योंकि वो डेटाबेस की डिटेल्स में आता है। और अगर आप उसको सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, एक कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, आप उसको जाके वहाँ से सीख सकते हैं और उसमें से आप ये सारी की सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को हम ई एफ कोर के लेवल पे किस तरीके से डील करते हैं। तो जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है वो बेसिकली आपके इन तीनों रिलेशंस को डील करने की सलाहियत रखता है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। अब जो ई एफ कोर है वो इन रिलेशनशिप्स के साथ डील करते हुए तीन डिफरेंट चीज़ों का ख़ास ख्याल रखता है या फिर तीन डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करता है। पहले नंबर पे नेविगेशन प्रॉपर्टीज़, दूसरे नंबर पे फॉरेन की प्रॉपर्टीज़ और तीसरे नंबर पे नेमिंग कन्वेंशंस। फॉरेन की का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आप डाटाबेस को जानते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इससे वाकिफ़ होंगे। बाकी दो चीज़ों का जो मैंने नाम लिया है वो आपको आगे जाके बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स के हवाले से जो कोर कंसेप्ट हैं जिनका हम जिक्र कर रहे होंगे, वो कुछ टर्म्स और उनके मतलब क्या हैं वो अगर आप यहाँ पे देख लें स्टार्टिंग में तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पहले नंबर पे प्रिंसिपल एंटिटी। प्रिंसिपल एंटिटी टर्म अगर यूज़ होती है तो उसका क्या मतलब होता है कि जो प्राइमरी एंटिटी है। अब प्राइमरी एंटिटी क्या है, दूसरे वाले को पढ़ के आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। डिपेंडेंट एंटिटी। अब डिपेंडेंट एंटिटी जो टर्म यूज़ होती है उसका मतलब क्या होता है, द एंटिटी कंटेनिंग द फॉरेन की। तो अब आपके पास दो एंटिटीज़ आ गई, एक हो गई प्रिंसिपल एंटिटी और एक हो गई डिपेंडेंट एंटिटी। यानी कि एक टेबल जो कि एक रिकॉर्ड रखे हुए है वो मैन टेबल है, वो प्रिंसिपल एंटिटी कहलाएगा। और दूसरा एक टेबल है जिसके अंदर टेबल ए की प्राइमरी की जा रही है और एक्ट कर रही है एज अ फॉरेन की, तो वो जो दूसरा टेबल है वो डिपेंडेंट एंटिटी कहलाएगा। फिर हमारे पास प्राइमरी की होता है यूनिक आइडेंटिफायर, वो आपको पता ही है। फॉरेन की जो कि एक टेबल की प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में चली जाती है, वो जो दूसरा टेबल है वो डिपेंडेंट एंटिटी है, उसमें जाके जो इस्तेमाल हो रही होती है वो आपकी फॉरेन की हो जाती है। और फिर उसके बाद आ जाती है नेविगेशन प्रॉपर्टी। नेविगेशन प्रॉपर्टी क्या होती है मैं यहाँ पे मतलब समझाने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिकली वो चीज़ सामने आने ही वाली है। अब वन टू मैनी रिलेशनशिप की अगर हम सबसे पहले बात करें तो वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि वन पेरेंट रिकॉर्ड होता है और उसके मैनी चाइल्ड रिकॉर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक यूज़र है अगर, तो हो सकता है कि दूसरी तरफ एक टू डूज़ की क्लास हो या फिर टू डूज़ का टेबल हो और एक यूज़र के लिए बहुत सारे टू डूज़ के रिकॉर्ड दूसरी तरफ मौजूद हो, तो ये तो वन टू मैनी हो गया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखें तो एंटिटी लेवल पे इस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। अब एक यूज़र क्लास बनाई गई है, गौर से देखें, इसमें एक इंट आईडी रख दी गई है, फिर उसके बाद उसका ईमेल रख दिया गया और फिर उसके बाद यहाँ पे पब्लिक आई कलेक्शन टू डू, और फिर यहाँ पे टू डू क्या है बेसिकली दूसरी क्लास, उसका नाम यहाँ पे यूज़ किया गया है और फिर उस प्रॉपर्टी का नाम भी टू डूज रख दिया गया है और उसको एक न्यू लिस्ट ऑफ टू डूज के साथ जो है इनिशियलाइज कर दिया गया। ये है यहाँ पर नेविगेशन प्रॉपर्टी। अब बेसिकली ये चीज़ ये आपको शो कर रही है कि एक यूज़र जो है वो मल्टीपल टू डूज के साथ लिंक हो सकता है, कलेक्शन ऑफ टू डूज के साथ लिंक हो सकता है। और दूसरी तरफ जो एक टू डू है उसके पास उसका अपना आईडी है, फिर एक टाइटल है और फिर उसके बाद वो यूज़र की प्राइमरी की को यहाँ पर एज अ फॉरेन की पकड़ रहा है, कहाँ पे, यूज़र आईडी के अंदर। और यहाँ पर जाकर ये जो है ये अगेन एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है, सेम उसी तरीके से जैसे कि आई कलेक्शन एक नेविगेशन प्रॉपर्टी थी जो कि यूज़र के टेबल में जाके टू डूज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसी तरीके से यहाँ पर ये यूज़र एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है जो कि टू डूज़ के टेबल में आकर यूज़र को रिप्रेजेंट करेगी। और ये यूज़र आईडी क्या है, ये एक फॉरेन की है, किसकी, जो यूज़र की प्राइमरी की थी वो यहाँ पर आके यूज़र आईडी बन के एक फॉरेन की के तौर पर रिप्रेजेंट करेगी। अब हमें फॉरेन की का कंसेप्ट तो पता चल ही गया, इसके अलावा हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ वो भी मैंने आपको दिखा दी और उसके बाद हमने एक तीसरी चीज़ पढ़ी थी नेमिंग कन्वेंशन।
तो नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, वो यही होती है कि जब आप किसी दूसरे टेबल में जाके प्रॉपर्टी के नाम के पीछे उस दूसरे टेबल का, पहले टेबल का नाम भी यूज़ करते हैं, तो इस नेमिंग कन्वेंशन को देखते हुए आपका EF कोर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि बेसिकली ये यूज़र टेबल की आईडी को यहाँ पे एज अ फॉरेन की रेफरेंस किया जा रहा है। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि देखें यूज़र आईडी जो थी वो एक फॉरेन की होगी और ये नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रही है। ठीक हो गया। कैसे नेमिंग कन्वेंशन को, कि देखें टू डूज के टेबल में जाके हमने यूज़र आईडी लिखा, तो आईडी से तो हमें पता चल रहा है कि आईडी है, लेकिन ये जो पीछे नाम है यूज़र, ये उस क्लास का नाम है। तो इस कन्वेंशन को देखते हुए EF कोर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि बेसिकली यूज़र क्लास की आईडी को यहाँ पे आके एज अ फॉरेन की यूज़ किया गया। ठीक हो गया। और ये रिलेशनशिप्स EF कोर ऑटोमेटिकली समझ के काम करने लग जाता है। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ जाकर, अपने जो हमारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट था उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये हम सबसे पहले हम यूज़र को मॉडिफाई करके ऐसा बना लेते हैं और एक साथ ही साथ टू डूज़ की क्लास बना लेते हैं। और हम यहाँ पर आगे अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने सबसे पहले बनाया था कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू, और मॉडल में आ जाते हैं। और मॉडल में आकर तो हम अब अपने इस मॉडल को ओपन करके इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, उसमें एक आईडी है, ठीक है, और क्या है जनाब, आपके पास एक ईमेल है, और ऐसे करके इसको यूं कर देते हैं और रोल्स को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हम एग्जैक्टली जो हमने एग्जांपल वहाँ पे अपनी स्लाइड में देखी है, हम उसी को प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। अच्छा, आईडी हो गया, ईमेल हो गया। अब आईडी और ईमेल के अलावा एक आपके पास पब्लिक आई कलेक्शन मौजूद है, लेकिन आप इसको फिलहाल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास टू डू की क्लास नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जाके एक टू डू की क्लास बनाते हैं, उसमें एक आईडी और एक टाइटल जो है वो डाल के आते हैं, और साथ ही साथ फिर यूज़र आईडी वाला काम भी करके आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मॉडल पे राइट क्लिक करके ऐड करके एक नई क्लास डालने जा रहा हूँ, और इस क्लास का जो नाम है वो मैं टू डू रखूँगा। टू डू क्लास ये मैंने बना दी है। देखिए जी, क्लास हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, इस क्लास के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए आईडी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए टाइटल। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ चाहिए हमें, यूज़र, क्लास का नाम आ गया, और उसके बाद उसकी आईडी जो कि हमें फॉरेन की के तौर पे काम करेगी। और उसने दूसरे नंबर पे आगे खुद ही उठा लिया कि ये नेविगेशन प्रॉपर्टी फिर होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास इस वक्त मौजूद है यूज़र का टेबल, तो इसकी बेस पे ये चीज़ बन सकती है। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम फिल वक्त नल ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हम अपने जो यूज़र था उसके पास जाते हैं, और यहाँ यूज़र के पास जाके प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने आई कलेक्शन लगाया था, और आई कलेक्शन लगाकर तो यहाँ पर जाके इस जगह पे हम किसको ऐड कर लेंगे, यूज़र के अंदर टू डू क्लास को। टू डू क्लास को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर जाके इसको हम टू डूज कर देते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पे इज इक्वल टू करके इनिशियलाइज कर देंगे न्यू लिस्ट ऑफ टू डू से, इस तरीके से। तो हमारा जो ये दो टेबल्स हैं इनके दरमियान, जब ये टेबल्स बनेंगे, बेसिकली भी तो हमारे पास टेबल्स नहीं है, मॉडल्स हैं, इनके दरमियान जो है वो एक आपका एक रिलेशनशिप जो है वो बन जाएगा, और नल और नॉट। तो बेसिकली इसको मैंने यहाँ पर ये बोल दिया है कि ईमेल जो है उसके अंदर हम नल को अलाउ नहीं करेंगे। आईडी का मामला वो खुद देखेगा। अब इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके अलावा टू डूज़ में जाते हैं, और इसके अंदर भी हम इसको कह देते हैं इज इक्वल टू नल, और वो हम अलाउ नहीं करेंगे। आईडी का मामला वो खुद देखेगा। और आई थिंक सो दैट्स इनफ। मैं एक दफ़ा दोबारा से जो डिज़ाइन था हमारा उसको भी देख लेता हूँ, और उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसने यूज़र आईडी को ऐसे छोड़ा हुआ है। देखें, टाइटल को इसने नल अलाउ नहीं किया हुआ, और इसने यूज़र को भी नल अलाउ नहीं किया हुआ, और बाकी हमने एग्जैक्टली सेम इस तरीके से बना दिया। तो जो हमारी यूज़र की नेविगेशन प्रॉपर्टी थी उसको हमने भी नल अलाउ नहीं किया। अच्छा, ये नल अलाउ नहीं करना है हमने इसको, ठीक है, जो हमारा डिज़ाइन था। ठीक है, अब ये हमारा बन चुका है। अब मैं इसकी बेस पे अपनी माइग्रेशन चला देता हूँ। तो मैं टूल्स पे जाता हूँ, नगेट पैकेज मैनेजर पे जाता हूँ, पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाता हूँ,
CLS करके ऐड माइग्रेशन करके यहाँ पर जाके यूज़र एंड टू डू एडिट। बिल्ड सक्सीड हो चुकी है और उसके बाद ये देखें माइग्रेशन तैयार हो गई है। डोंट वरी, ये जो लिखा हुआ आ रहा है हमारा हाईलाइटेड लाइन, उसको हम बाद में पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा भी। अब वो देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस माइग्रेशन के अंदर आप कुछ कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने मोबाइल, नेम, रोल ड्रॉप किया है और कुछ कॉलम्स को हमने अल्टर किया है, और उसके बाद वो कह रहा है कि एक टू डू का कॉलम जो है आप क्रिएट भी करने जा रहे हैं और उसमें हम कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लगा रहे हैं। वो कॉन्स्टेंट बेसिकली यही है कि जो दोनों को जो है वो किस तरीके से मतलब डील करेगा। आप ये कह सकते हैं कि वो जो कांस्टेंट है वो हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेशन में आ रहा है। तो ये माइग्रेशन को तो हम खैर नहीं छेड़ेंगे, इसका ऑटो जनरेटेड कोड है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, an operation was scaffolded that may result in the loss of data, please review the migration of accuracy फॉर एक्यूरेसी। वो ये कह रहा है कि जो आपने ऑपरेशन अभी किया है, इस ऑपरेशन में आपका डाटा पॉसिबल है कि लॉस हो जाए, तो एक दफ़ा आप इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी कर लीजिएगा, इसके ऊपर ध्यान दे लीजिएगा। तो डाटा कैसे लॉस होगा? डेफिनेटली अगर हमने कोई डाटा डाला हुआ होता मोबाइल, नेम, रोल में, तो वो जो एट्रीब्यूट्स, वो जो कॉलम्स ज़ाया होने जा रहे हैं, उनके साथ वो डाटा भी ज़ाया हो जाता। खैर हमारे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको अपडेट डाटाबेस करके ये सारी की सारी चेंजिंग्स को डाटाबेस तक जाने देते हैं। अपडेट डाटाबेस किया, बिल्ड सक्सीड हो गई। अब एसक्यूएल कोड जनरेट होगा जो कि ये हमारी सारे के सारे काम को माइग्रेट करके हमारे MS SQL सर्वर तक ले जाएगा। ओके जी, तो हमारी जो माइग्रेशन है वो सक्सेसफुली रन कर चुकी है। अभी हमने माइग्रेशन सक्सेसफुली रन की और रन हो भी गई। और एक चीज़ जबकि हमने नहीं की, जो कि हमारे रूल में था और हमने सीखी भी थी, कि जब आप कोई नई क्लास यहाँ पे बनाते हैं तो आपने उसको ऐप DB कॉन्टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे DB सेट के तौर पे मेंशन करना होता है। बावजूद इसके कि मैंने यहाँ पर जाके टू डू को मेंशन नहीं किया था, उसके बावजूद जो है इसने टू डू के नाम से जो है मेरा टेबल बना दिया और माइग्रेशन में कोई मिस्टेक नहीं की। उसकी वजह ये थी कि TBL यूज़र जो है वो बेसिकली इसके साथ रेफरेंस हो रहा था, इन दोनों का एक रिलेशन जुड़ने जा रहा था, तो उस रिलेशन की सेंस में उसने इसको भी कंसीडर कर लिया और टू डू के नाम से ही उसने जो क्लास का नाम था उसी की बेस पे उसने बना दिया। अदरवाइज़ वो हमें यहाँ पे रोक भी सकता था, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस तरीके से इसको मेंशन करके लेके चलें। तो अगर हम यहाँ से SQL सर्वर के अंदर आ जाएं तो ये देखें, तो ये रही हमारी EF कोर ट्यूटोरियल्स DB, और हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर जाकर देखें तो ये हमारे पास दोनों टेबल आ चुके हैं। TBL यूज़र भी आ चुका है, TBL टू डू भी। और अगर इसको आप ओपन करेंगे तो कॉलम्स पे जाएं तो इसकी आईडी है, टाइटल है और यूज़र आईडी, और जिसके आगे FK लिखा हुआ छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, दैट मीन्स कि ये फॉरेन की है। और अगर आप इन दोनों का रिलेशन को डायग्राम में देखना चाहें तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस डायग्राम पे क्लिक करें और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी टेबल्स आपके पास मौजूद हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, जो कि आपकी डेटाबेस में मौजूद होंगे। और आप उनमें से जिन टेबल्स का रिलेशन आपस में देखना चाहते हैं आप उनको ऐड कर लें। तो मैं सबसे पहले तो TBL यूज़र को ऐड करता हूँ, फिर मैं टू डू को सिलेक्ट करके इसको ऐड करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो ये मुझे दोनों टेबल्स को उठाकर तो यहाँ पे उनका रिलेशन दिखा रहा है कि एक टू डू का टेबल है और एक यूज़र का टेबल है, और यूज़र के टेबल की जो प्राइमरी की है वो वहाँ पे रेफरेंस हुई हुई है। और इसमें इंटरेस्टिंगली आपको नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ जो है वो नज़र नहीं आएंगी। अगर आपको याद हो तो हमने टू डू के अंदर एक आईडी रखा था, टाइटल रखा था, फिर यूज़र आईडी रखा था और उसके बाद यूज़र डाटा टाइप की ही एक यूज़र नाम की प्रॉपर्टी बनाई थी, एंड दैट इज़ नेविगेशन प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से TBL यूज़र में हमने आई कलेक्शन बनाया था जिसका नामो निशान भी यहाँ नज़र नहीं आएगा, वो EF कोर यूज़ कर रहा है आपके रिलेशनशिप की मैपिंग के लिए। तो इस तरीके से बड़े सिंपल और सादा तरीके से आप एक साइड पे मैनी और एक साइड पे वन रख के मैनी टू वन, या फिर जिसको आप वन टू मैनी का रिलेशनशिप कहते हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये रिलेशनशिप आपको समझ आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से कि किस तरीके से बनाया जाता है। दोबारा हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वक्त हम इससे आगे दूसरा रिलेशन देखेंगे। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम
पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 क्लासेज जिसमें लाइव होती हैं, जिसमें मैं खुद आपको जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे या गूगल मीट पे आके पढ़ाऊँगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे मौजूद है अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज़ की डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।